हेलो एवरीवन। हम लोग जो अपना विज़न आईएएस का मॉक टेस्ट कर रहे थे, तो टेस्ट नंबर 1 जो हम देख रहे थे, तो उसमें हमारा क्वेश्चन 30 तक हो गया। तो हम देखेंगे क्वेश्चन 31 से 40। तो 31 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संवैधानिक प्रावधान, सॉरी, पहले मैं एक चीज़ बता देती हूँ। देखिए, अगर आप लोग मेरे साथ मॉक टेस्ट कर रहे हैं तो एक चीज़ करिए, कॉपी लीजिए। उस पे आप जो भी मतलब क्वेश्चन नंबर लिखिए और उसमें आपको जो भी आंसर लग रहा है पहले वो लिख दीजिए, बिना आंसर मेरे बताए हुए। फिर आप अगर देखते हैं वो सही है तो उस पर राइट टिक कर दीजिए, गलत है तो क्रॉस कर दीजिए। तो लास्ट में आप काउंट करके देखिए आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट करे। तो हम अपना देखते हैं 31। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संवैधानिक प्रावधान और उनके स्रोत देश। मूल अधिकार पहला है फ्रांस, सामने लिखा है स्रोत देश। सेकंड, राजकीय नीति निदेशक तत्व सिद्धांत आयरलैंड। तीसरा, सरकार का कैबिनेट स्वरूप ब्रिटेन। उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही हैं? ए केवल दो तीन, बी केवल दो एक दो, सी तीन, डी एक दो तीन। तो फ्रेंड्स, जो हमारा क्वेश्चन 31 है उसका आंसर है ए, यानी कि केवल 2 और 3 सही था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो आयरलैंड से लिए गए हैं और भारत का सरकार का कैबिनेट स्वरूप ब्रिटेन से। मूल अधिकार फ्रांस से, वो हमारा गलत था। तो देखिए, हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत के संविधान ने अपने अधिकांश प्रावधानों को विभिन्न देशों के संविधानों के साथ साथ 1935 के भारत सरकार अधिनियम से ग्रहण किया है। तो भारत संविधान के जितने भी मतलब प्रावधान है वो अलग अलग संविधानों से या 1935 का भारत सरकार अधिनियम से लिए गए हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने गर्व से प्रशंसा करते हुए कहा था कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के सभी ज्ञात संविधानों का अन्वेषण करके किया गया है। ठीक है, सारे संविधान पढ़े गए थे फिर हमारा संविधान बनाया गया था। संविधान का संरचनात्मक हिस्सा काफ़ी हद तक भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। संविधान का दार्शनिक हिस्सा मूल अधिकार और राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत क्रमशः अमेरिका और आयरिश संविधान से अपनी प्रेरणा प्राप्त करते हैं। तो जो मूल अधिकार है उसकी प्रेरणा हमने अमेरिका से ली है, फ्रांस से नहीं। फ्रांस ऑप्शन में था, हमने अमेरिका से। और जो राज्य के नीति निषेध तत्व है, नीति निर्देशक तत्व, वो क्या है? आयरिश संविधान से प्रेरित है। संविधान का राजनीतिक हिस्सा जो है मंडल प्रणाली और कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंध, ये काफ़ी हद तक ब्रिटिश संविधान से हमने लिया है। ठीक है, तो थर्ड भी सही था। संविधान के अन्य प्रावधान कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, सोवियत संघ जो अब रूस है, फ्रांस में, दक्षिण अफ्रीका, जापान आदि के संविधान से लिए गए हैं। हालांकि आलोचना की जाती है कि भारतीय संविधान का एक एक उधार लिया गया संविधान है, एक पैचवर्क है और इसमें कुछ भी नया और मौलिक नहीं है। लेकिन ऐसी आलोचना अनुचित और अतार्किक है। इसका कारण यह है कि भारत संविधान निर्माताओं ने अन्य संविधान में आवश्यक संशोधन करके ही भारतीय परिस्थितियों में उनकी उपयुक्तता के आधार पर उनकी कमियों को दरकिनार करके ही स्वीकार किया है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हमने जो अपना संविधान बनाया वो अलग अलग देशों के संविधान से प्रेरित होकर बनाया है। तो इसको कहते हैं कि उधार लिया गया संविधान है, पैचवर्क है। लेकिन ऐसा नहीं है, उसको देखा गया, फिर भारतीय परिस्थितियों के अनुसार उसमें बदलाव किया गया। ठीक है, और फिर उनको लिया गया। तो ये एकदम मतलब कॉपी नहीं है, तो ये बात गलत है। मूल अधिकार हमने अमेरिका, राजकीय निदेशक तत्व आयरलैंड और भारत के ब्रिटिश कैबिनेट स्वरूप ब्रिटेन से है। ठीक है, एक केवल 2 और 3 सही था। ठीक, तो क्वेश्चन 31 में हमारा आंसर ए था। अब देखते हैं 32। राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसे 73rd वे संविधान संशोधन के तहत पंचायतों के चुनावों के संचालन का अधिकार दिया गया है। राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत सीटों के परिसीमन, आरक्षण और चक्रानुक्रम का कार्य निहित है। थर्ड, राज्य चुनाव आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट भारत के चुनाव आयोग और राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए या एक और दो, दो एक और तीन, या एक दो तीन? तो जो 32 है उसका केवल ए ऑप्शन सही है हमारा। ठीक है, ए ऑप्शन केवल सही है, यानी कि केवल एक और दो, तीसरा सही नहीं है। तो हम इसकी व्याख्या देखेंगे। राज्य चुनाव आयोग को 73rd 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायतों के चुनाव और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत शहरी स्थानीय निकाय को चुनाव करने की जिम्मेदारी दी गई है। तो जो हमारा राज्य चुनाव आयोग है वो ही क्या है? पंचायत के चुनाव और जो हमारा स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं वो कराता है। सेकंड भी सही है। राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत सीटों के परिसीमन, आरक्षण और चक्रानुक्रम में के कार्य निहित है। राष्ट्रीय संविधान प्रकार समीक्षा आयोग NCRWC की सिफारिशों के अनुसार परिसीमन, आरक्षण और सीटों के रोटेशन के कार्य को एक परिसीमन आयोग में निहित किया जाना चाहिए, ना कि राज्य चुनाव आयोग में। ठीक है, तो ये वाला हमारा सही है कि सेकंड वाला कि राज्य चुनाव आयोग में पंचायत सीटों के परिसीमन, आरक्षण और चक्रानुक्रम का कार्य निहित है। ये काम भी राज्य चुनाव आयोग करता है। ठीक है, जो हमारा थर्ड ऑप्शन था वो सही नहीं था। थर्ड में था
राज्य चुनाव आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट भारत के चुनाव आयोग और राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। वर्तमान में राज्य चुनाव आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। तो उसकी जो रिपोर्ट देता है राज्य चुनाव आयोग उसके बारे में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है फ्रेंड्स। NCRWC ने यह भी सिफारिश की है कि राज्य चुनाव आयोग को भारत के चुनाव आयोग और राज्यपाल को अपनी वार्षिक या विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। तो हमारा थर्ड सही नहीं था। तो हमारा जो क्वेश्चन 32 था उसका ए आंसर था। आप 33 देखेंगे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आयोग और निकायों अंतर्गत आता है। पहला, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंदर। सेकंड, राष्ट्रीय महिला आयोग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत। थर्ड, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जनजातीय मामलों के अंतर्गत, जनजातीय मामलों के मंत्रालय। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 3, केवल 1 और 2, केवल 2 3, केवल 1 2 3। तो जो फ्रेंड क्वेश्चन 33 है उसमें हमारा सी सही है, केवल 2 और 3 ऑप्शन सही है। तो जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है वो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और हमें ऑप्शन में दिया था सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, तो वो गलत है। राष्ट्रीय महिला आयोग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो 2 और 3 सही है, पहला सही नहीं था। तो क्वेश्चन 33 का आंसर सी था, 2 और 3। अब 34 देखते हैं क्वेश्चन। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक अर्धन्यायिक निकाय है। इसके सदस्य 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। इसके सदस्य पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र होते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3 या केवल 1। तो फ्रेंड जो 34 था उसका सी आंसर सही है, यानी केवल 1 और 3। तो देखिए, भारत के संविधान में आर्टिकल 280 280 के में एक वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। ठीक है, वित्त आयोग का आर्टिकल कौन सा है? 280, ठीक है, 280 या 280। तो ये आर्टिकल याद कर लीजिए। ये एक अर्धन्यायिक निकाय है। ठीक है, यह एक अर्धन्यायिक निकाय है, जो हमें फर्स्ट ऑप्शन में दिया था, तो ये चीज़ सही है। वित्त आयोग के पास किसी दस्तावेज को पेश कराने की अपेक्षा करने और किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख की मांग करने की मामलों में सिविल प्रक्रिया संहिता जो 1908 है के तहत सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त हैं। ठीक है, ऐसे एक सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त है। साथ ही वित्त आयोग अधिनियम के तहत ये प्रावधान किया गया है कि CRPC की धारा 480 और 482 के प्रयोजनों के लिए वित्त आयोग को एक सिविल न्यायालय माना जाएगा। इसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष या आवश्यकतानुसार किया जा सकता है। कथन 2 सही नहीं है, क्योंकि कथन 2 में कहा था कि इनके सदस्य 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। तो वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। वे राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट की गई अवधि के लिए पद धारण करते हैं। तो जो हमारे वित्त आयोग के जो अध्यक्ष और अन्य 4 अन्य सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति जो निर्दिष्ट करता है उस अवधि के लिए पद धारण करते हैं। तो सेकंड हमारा गलत था, थर्ड सही है, वे पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। तो क्वेश्चन 34 का हमारा सी सही था। आप 35 देखेंगे। हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक को RBI द्वारा अनुसूचित बैंकों का दर्जा दिया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, प्रत्येक अनुसूचित बैंक समाशोधन गृह का सदस्य बनने के लिए पात्र है। सेकंड, भुगतान बैंक डेबिट और ATM कार्ड मुहैया करा सकते हैं। थर्ड, भुगतान बैंक की जमा सीमा प्रति व्यक्ति 1 लाख रुपए है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या 1 2 और 3। तो जो हमारा क्वेश्चन 35 था उसका ए आंसर सही है, यानी केवल 1 और 2, तीसरा सही नहीं था। तो हम देखते हैं अनुसूचित बैंक क्या है। भारत में अनुसूचित बैंक उन बैंकों को संदर्भित करते हैं जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है। तो जिन्हें जो हमारा RBI एक्ट है 1934 उसकी जो सेकंड अनुसूची में जैसे शामिल किया गया है उसे अनुसूचित बैंक कहते हैं। प्रत्येक अनुसूचित बैंक को 2 प्रकार की मूल सुविधाएं प्राप्त होती हैं। ये RBI से बैंक दर पर ऋण उधार लेने के लिए पात्र होता है, और ये स्वतः ही समाशोधन गृह क्लियरिंग हाउस की सदस्यता प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो कथन 1 सही है कि कथन 1 में था प्रत्येक अनुसूचित बैंक समाशोधन गृह का सदस्य बनने के लिए प्राप्त होता है, तो पात्र होता है, तो ये सही था। ठीक है, और भुगतान बैंक पेमेंट बैंक्स क्या है? भुगतान बैंक की स्थापना प्रवासी श्रमिक, कम आय वाले परिवारों, छोटे उद्यमों, अन्य असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं और अन्य उपयोगकर्ता के लिए असाधारण बचत खाता है भुगतान प्रेषण सेवाओं के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। ठीक है, पेमेंट बैंक्स बने थे जो कमाए वाले लोग हैं उनके लिए। ठीक है, जो हमें साधारण बचत खाता वगैरह या भुगतान की सेवाएं प्रदान करता था।
ये बैंक एक प्रतिबंधित जमा स्वीकार कर सकते हैं जिनकी सीमा वर्तमान में प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपए तक है, लेकिन भविष्य में इसे बढ़ाया जा सकता है। तो हमें ऑप्शन में 1 लाख दिया था, तो यहाँ पर हमारा 2 लाख है। ठीक है, तो कथन 3 इसलिए सही नहीं है। ये बैंक ऋण या क्रेडिट कार्ड प्रदान करने में असमर्थ है। इस प्रकार ये बैंक चालू और बचत दोनों प्रकार के खातों का संचालन कर सकते हैं। ठीक है, ये ऋण नहीं देते हैं। भुगतान बैंक एटीएम और डेबिट कार्ड के साथ साथ ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। तो जो हमारा 2 था कथन वो सही है। ठीक है, एटीएम और डेबिट कार्ड मुहैया करा सकते हैं। तो हमारा 1 और 2 सही था, यानी ऑप्शन ए सही था। तो क्वेश्चन 35 में हमारा ए सही था, 1 और 2। ठीक है, तीसरे में 2 लाख है सीमा। और 36 देखते हैं क्वेश्चन। भारतीय संविधान का उपयोग उस मूल ढांचे के रूप में करता रहा है जिसके भीतर सरकार संचालित होती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इसका कारण नहीं है? ए, न्यायपालिका और राजनीतिक प्रथाओं ने संविधान के कार्यान्वयन में लचीलापन दर्शाया है। बी, संविधान का मूल ढांचा हमारे देश के अनुकूल है। सी, संविधान निर्माता बहुत दूरदर्शी थे, उन्होंने अनेक परिस्थितियों के लिए समाधान प्रदान किया है। डी, भारत का संविधान एक पवित्र दस्तावेज है और इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो जो हमारा क्वेश्चन 36 है उसका हमारा आंसर डी है। देखिए, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और औपचारिक रूप से ये 1950 में लागू हुआ। ठीक है, 1950 में लागू हुआ। तब से संविधान उस ढांचे के रूप में कार्य कर रहा है जिसके तहत हमारे देश की सरकार संचालित होती है। ठीक है, तो ये एक ऐसा ढांचा है, मतलब जिसमें क्या है, हमारी सरकार उससे चलती है। संविधान के वास्तविक कार्यक्रम में व्याख्याओं में पर्याप्त लचीलापन रहा है। राजनीतिक प्रथाओं और न्यायिक निर्णय दोनों में ने संविधान को लागू करने में परिपक्वता और लचीलापन दर्शाया है। राजनीतिक दर्शन के समकालीन पहलुओं और समाज की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए नियमित रूप से इसमें परिवर्तन किए गए हैं। न्यायपालिका ने शिक्षा के अधिकार, प्राण और देह स्वतंत्रता के अधिकार, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना या प्रबंधन के अधिकार से संबंधित विभिन्न प्रावधानों की व्याख्या के माध्यम से इसमें योगदान किया है। राजनीतिक दलों, राजनीतिक नेताओं, सरकार और संसद ने केशवानंद वाद में प्रस्तुत किए गए अलग मूल ढांचे के विचार को स्वीकार किया। यहाँ तक कि जब संविधान की समीक्षा की बात की गई तब भी स्पष्ट था कि यह कार्य मूल ढांचे के सिद्धांत द्वारा निर्धारित सीमाओं का उल्लंघन करके नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो था, न्यायपालिका और राजनीतिक प्रथाओं ने संविधान के कार्यान्वयन में लचीलापन दर्शाया, तो ये बात सही है। ठीक है, सेकंड जो दिया था कथन कि संविधान का मूल ढांचा हमारे देश के अनुकूल है, तो संविधान का मूल ढांचा हमारे देश के अनुरूप बना हुआ है। संविधान के प्रावधान उन समस्याओं का समाधान करने के प्रयासों को दर्शाते हैं जिनका सामना समाज संविधान के निर्माण के समय कर रहा था। साथ ही संविधान की परिकल्पना एक ऐसे दस्तावेज के रूप में की गई जो भविष्य के लिए भी सरकार की रूपरेखा प्रदान करेगा। इसलिए संविधान उन चुनौतियों का समाधान भी प्रदान करता है जो भविष्य में उत्पन्न हो सकती है। तो सेकंड भी सही था। थर्ड था, संविधान निर्माता बहुत दूरदर्शी थे, उन्होंने अनेक परिस्थितियों के लिए समाधान प्रदान किए। तो संविधान निर्माताओं ने संविधान को समान कानून से ऊपर रखा और अपेक्षा की कि भावी पीढ़ियां इस दस्तावेज का सम्मान करेंगी। साथ ही उन्होंने यह भी माना कि भविष्य में इनमें संशोधनों की आवश्यकता हो सकती है। उनकी ये मान्यता थी कि यदि आवश्यक हो तो संविधान में संशोधन अवश्य किया जाना चाहिए, लेकिन इसे अनावश्यक और बार बार किए जाने वाले संशोधनों से संरक्षित किया जाना चाहिए। फोर्थ जो हमें दिया था कथन, भारत का संविधान एक पवित्र दस्तावेज है, उसमें परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ये गलत है। इसमें संशोधन होते हैं। तो संविधान एक पवित्र दस्तावेज है, लेकिन इसमें समय समय पर संशोधनों की आवश्यकता भी हो सकती है। इसलिए संविधान एक स्थिर दस्तावेज नहीं है या प्रत्येक विषय के संदर्भ में अंतिम शब्द नहीं है और यह अपरिवर्तनीय नहीं है। तो जो क्वेश्चन हमारा 36 था उसमें था कि कौन सा कारण नहीं है। ठीक है, तो हमारा डी नहीं था कि जैसे पवित्र दस्तावेज है उसमें परिवर्तित नहीं किया जा सकता, तो परिवर्तन किया जा सकता है। ये हमें सामने ही इसका आंसर दिख रहा है, लेकिन ये ऐसी था इजी सा, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इसमें डी सही नहीं है, बाकी सारे सही है ना। अब क्वेश्चन 37 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन अपने संविधान पद पर ना रह जाने के पश्चात केंद्र और राज्य के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होता है? एक, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। सेकंड, भारत का महान्यायवादी। थर्ड, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य। तो इनका आंसर देना है केवल 1 और 2, केवल 1, केवल 2 और 3 और केवल 3। तो इसका जो आंसर है 37 का वो बी है, यानी कि केवल 1, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। इनने पूछा था
कि कौन है जो मतलब किसी संवैधानिक पद पर रहने के बाद केंद्र या राज्य के अधीन किसी और पद के पात्र नहीं होते, तो वो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ठीक है, बस यही आएंगे। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को पद के कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है। उसे राष्ट्रपति द्वारा केवल संविधान में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार ही पद से हटाया जा सकता है। इस प्रकार वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर अपना पद धारण नहीं करता। जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर अपना पद धारण नहीं करता, हालांकि वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त वह अपने पद पर न रह जाने के पश्चात केंद्र और राज्य के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होता। मतलब वो ये बन गया तो कुछ और नहीं बन सकता, मतलब किसी और पद पर नहीं आ सकता। सिंपल वर्ड्स में, महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक अधिवक्ता नहीं होता है। वह सरकारी कर्मी की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए उसे निजी विधिक प्रैक्टिस से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो और संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का अध्यक्ष पद न रह जाने पर भारत सरकार किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होता है। यूपीएससी का कोई सदस्य पद पर न रह जाने पर यूपीएससी या किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के पात्र होता है, लेकिन भारत सरकार किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी पद का पात्र नहीं होता है। तो 37 का हमारा बी था। तो 37 का हमारा आंसर हमें बी दिया हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 38। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा किया जाता और किए जाते हैं? पहला, वन क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों को लघु वनोपज के संबंध में स्वामित्व अधिकार प्रदान करने के लिए किए जाने वाले उपायों का सुझाव देना। बी, अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकारों और रक्षोपाय से वंचित करने के संबंध में विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करना। थर्ड, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के प्रावधानों का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले उपायों का सुझाव देना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 2, केवल 1 और 3, केवल 1 और 2, 1, 2, 3। तो फ्रेंड्स इसका आंसर डी है 38 का। 1, 2, 3 तीनों ही सही है। तीनों काम जो है वो राष्ट्रीय अनुसूचित और जनजाति आयोग द्वारा किए जाते हैं। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना संविधान के आर्टिकल 338A के तहत की गई है। इसका उद्देश्य संविधान या अन्य विधियों के तहत अनुसूचित जनजातियों एसटीज को प्रदान की गए रक्षोपाय की निगरानी करना है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्यों में शामिल है अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकारों और रक्षोपाय से वंचित करने के संबंध में विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करना। अगर देखिए कोई एसटीज के अधिकार से उन्हें वंचित करता है तो शिकायतों की जांच कर सकता है हमारा आयोग। वन क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों को लघु वनोपज के संबंध में स्वामित्व अधिकार प्रदान करने के लिए किए जाने वाले उपायों पर सुझाव देना। ठीक है, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार अधिनियम 1996 जो पेशा अधिनियम है के प्रावधानों का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले उपायों का सुझाव देना। तो जो पेशा है उसके प्रावधानों का मतलब पूरा कार्यान्वयन हो रहा है या नहीं, इस पर उसके उपायों का सुझाव देना ये भी आयोग करता है। तो ये तीनों काम करता है। तो 1, 2, 3 तीनों सही थे डी में। तो जो हमारा क्वेश्चन 38 था आप देख सकते हैं सामने, तो इसका डी आंसर था, तीनों सही थे। अब जो क्वेश्चन 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा से भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के रूप में उल्लेखित है? पहला, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। दूसरा, कारखानों में बालकों के नियोजनों का प्रतिषेध। तीसरा, मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 3, केवल 2, केवल 2 और 3 या 1, 2, 3। तो जो हमारा क्वेश्चन 39 था उसका सी सही है, 2 और 3। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार में गिरफ्तारी निरोध से संरक्षण नहीं है, वो शोषण के विरुद्ध, देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार में संविधान के आर्टिकल 23 और 24 शामिल है। आर्टिकल 23 मानव के दुर्व्यापार, बेगार, बलाश्रम और इसी तरह के अन्य प्रकार के बलाश्रम को प्रतिबंधित करता है। तो आर्टिकल 23 है जो है वो बलाश्रम को प्रतिबंधित करता है। ठीक है, तो शोषण के विरुद्ध एक अधिकार है। आर्टिकल 24 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी कारखाने, खान या किसी अन्य परिसंकट में गतिविधि जैसे निर्माण कार्य अथवा रेलवे में नियोजन पर रोक लगाता है। तो आर्टिकल 34 भी शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, तो और जो गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण आर्टिकल 22 में प्रदान किया गया है, स्वतंत्रता के अधिकार 19 से 22 का भाग है। तो ये स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 22। ठीक है, और शोषण के विरुद्ध आर्टिकल 23 और 24 है। तो हमारा सी सही था 39 का। तो जो हमारा क्वेश्चन 39 था उसका सी सही था। ठीक है, अब 40 देखते हैं क्वेश्चन। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? एक, इसमें प्रावधान किया गया है कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 सहित अंग्रेजों द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को बदल सकता है। सेकंड, इसके द्वारा भारत में गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया। थर्ड, हालांकि इसने भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया लेकिन इसने भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता की समाप्ति की घोषणा नहीं की।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, केवल एक और दो, केवल दो और तीन, या एक दो तीन। देखिए जो क्वेश्चन 40 था उसका हमारा ए आंसर है, यानी कि केवल एक सही था। तो इस अधिनियम के द्वारा संविधान सभा को एक पूर्ण संप्रभु निकाय बना दिया गया। इस अधिनियम ने संविधान सभा को भारत के संबंध में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को निरस्त करने या परिवर्तित करने की शक्ति भी प्रदान की। तो पहला कथन सही है कि जो ये अधिनियम था इसने क्या है, किसी भी कानून को निरस्त करने और परिवर्तित करने की शक्ति दे दी भारत को। ठीक है। सेकंड सही नहीं था। सेकंड में बोला गया था कि गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया। तो अधिनियम ने वायसराय के पद को समाप्त कर दिया, प्रत्येक डोमिनियन के लिए गवर्नर जनरल का प्रावधान किया। तो सेकंड सही नहीं था। और जो कथन 3 था वो भी सही नहीं है। इस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश सरकार को समाप्त कर दिया और 15 अगस्त 1947 से भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित कर दिया। इस अधिनियम ने भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता की समाप्ति की घोषणा की और रियासतों को दो स्वतंत्र राज्यों पाकिस्तान और भारत में से किसी एक में शामिल होने, स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया गया। तो थर्ड जो हमें कथन था क्वेश्चन में, हालांकि इसने भारत को स्वतंत्रता घोषित किया लेकिन इसने भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता की समाप्ति की घोषणा नहीं की। ठीक है, तो वो सही नहीं है। ब्रिटिश सर्वोच्चता की समाप्ति की घोषणा की गई थी। तो हमारा से केवल एक ठीक था कथन। तो क्वेश्चन 40 में हमारा केवल एक सही था। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू।